चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अब हम लोग पढ़ेंगे जैव विविधता। जो हम लोगों ने देखा था, जैव विविधता के 2 पार्ट हम बना दिए हैं, जिसको आप लोग वीडियो में जाकर के मेरा देख सकते हैं। और उसमें हम लोग पढ़ाए थे पुष्पभेद, और उसका हम लोग 2 भाग में हम लोग बांटे थे। सबसे पहले हम लोग पादप जगत को 2 भागों में बांट दिए थे, अपुष्पभेद और पुष्पभेद, है कि नहीं है। और आपको हम लोग अपुष्पभेद में हम लोग सब पढ़ा दिए थे, है ना, जिसमें आप लोग ब्रायोफाइटा वगैरह सब के बारे में पढ़ लिए थे, टेरिडोफाइटा सब के बारे में पढ़ लिए थे। और क्या था उसमें, अब पुष्पभेद था, पुष्पभेद था। तब पुष्पभेद को हम लोग 2 भागों में बांटे थे। एक को हम लोगों ने कहा था नग्न बीजी या अनावृत बीजी, और दूसरा था आवृत बीजी। आज हम लोगों को वही पढ़ना है, आवृत बीजी, है कि नहीं। तो अब हम लोग जरा सा अध्ययन कर लेंगे किसके बारे में, आवृत बीजी के बारे में। आवृत बीजी के बारे में पढ़ लेंगे। और आवृत बीजी बोले तो किसको बोला जाता है, जो नग्न नहीं है, यानी कि अनग्न बीजी को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, अनग्न बीजी को। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अनग्न बीजी पौधे, है ना। और इसी को हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में एंजियोस्पर्म। क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। तो आप इसको भी नाम याद रखिएगा। और इसके पहले हम लोग पढ़ा दिए थे, है ना, उसको वीडियो आप लोग नहीं कर देखे हैं तो देख सकते हैं जाकर के। ये हो गया एंजियोस्पर्म, है कि नहीं, एंजियोस्पर्म। इसमें भी आप लोग देखिए, सबसे पहले जिसमें हम लोग अनावृत बीजी बोले थे, या जिसमें नग्न बीजी जिसको बोले थे, नग्न बीजी का मतलब होता है कि जिसका आवरण ढका हुआ न हो। तो इसका मतलब हो गया कि इसमें जो होगा आवरण क्या होगा, ढका हुआ होगा। तो ये तो निश्चित है कि इसमें आवरण क्या होगा, ढका हुआ होगा। और इसमें एक चीज और समझ लीजिए कि फूल तो होंगे ही होंगे, क्योंकि पुष्प विधि है तो फूल होगा। फूल होगा तो क्या इसमें आपको नजर आएगा, फल भी नजर आएगा। और फल होगा तो यानी कि बीज भी आपको नजर आएगा, यानी कि बीज भी होगा। और इसमें संवहन तंत्र भी होंगे। संवहन तंत्र बोले तो जाइलम और उत्तर फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों जो है से उसमें उपस्थित रहेंगे। समझे कि नहीं। पेड़ पौधों में संवहन तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, जल को सभी जगह तक ले जाता है, और फ्लोएम फल को ले जाता है। तो इस बात को आप लोग समझ लिए, चूंकि यह वाहन का काम करता है इसलिए इसको संवहन तंत्र कहते हैं। तो आवृत बीजी में इस बात को देख लिए कि ये सब सारे चीज तो रहेंगे ही रहेंगे। और आवृत बीजी बोले तो इसके फल के अंदर में बीज होते हैं। बीज कहाँ होंगे, फल के अंदर में होंगे। तो हम इस बात को भी लिख देंगे कि बीज फल के अंदर होता है। बीज कहाँ होता है, फल के अंदर होता है। बीज फल के अंदर होता है। बीज कहाँ होता है, फल के अंदर होता है। इस बात को भी जान लीजिए, बीज जो होता है वह फल के अंदर होता है। और क्या समझिएगा, तो इसका हम लोग बता दिए कि बीज जब फल के अंदर होगा तो ये बात और समझिए कि बीज जो है उसके ऊपर से एक आवरण बना हुआ होगा। क्या बना हुआ होगा, आवरण। तब बीज के ऊपर आवरण होने की ही वजह से इसको हम लोग आवृत बीजी बोलते हैं। समझे कि नहीं। तब बीज के ऊपर क्या होगा, बीज के ऊपर आवरण होगा। क्या होता है, आवरण होता है ना। तो इसको लिख देना है कि बीज के ऊपर क्या होता है, आवरण होता है। आवरण नहीं होगा तो अनावृत बीजी, आवरण होगा तो आवृत बीजी। समझ में आ गई बात। और मनुष्य के लिए यह सबसे ज्यादा उपयोगी है ना। मनुष्य के लिए यही उपयोगी है। जैसे जितना भी अधिकांश जो फल हम लोग खाते हैं तो आवृत बीजी ही होता है कि नहीं। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि मनुष्य जो है, मनुष्य के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। मनुष्य के लिए, है ना, मनुष्य के लिए क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये हो गया हम लोगों के लिए। इतना बात को आप लोगों को देखना है। महत्वपूर्ण का मतलब कि उपयोगी है। महत्वपूर्ण बोले तो क्या चीज, महत्वपूर्ण बोले तो उपयोगी, है ना, उपयोगी है कि नहीं। अब इसको हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं। इस आवृत बीजी को हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं। जैसे ये आवृत बीजी हम लोग लिखे ना, तो इसको हम लोग कितने भागों में बांट देते हैं, 2 भाग में। एक भाग को बोलते हैं एक बीजपत्री, और दूसरा को बोलते हैं द्विबीजपत्री। पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे पहले।
तो इसको बोलते हैं एक बीजपत्री। दो भाग में ही बटेगा तो इसका क्या नाम हो जाएगा? एक को कहेंगे एक बीजपत्री और दूसरा को कहेंगे क्या चीज? द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री, कोई दिक्कत नहीं ना है? तो एक बीजपत्री को आप कैसे पहचानेंगे कि यह एक बीजपत्री है, और द्विबीजपत्री को कैसे पहचानेंगे कि यह द्विबीजपत्री है? द्विबीजपत्री का मतलब क्या है ना, कि सबसे पहले तो बीज के ऊपर आवरण है। तो आप चना को देखिए, चना को जब देखिएगा तो चना को आप खोलिए, तो चना का जब खोलिएगा तो उसके ऊपर में देखिएगा कि चना जो है वो हल्का दिल टाइप का बना हुआ रहेगा, और उसके आवरण को हटाइएगा ना तो दोनों जो जुड़ा हुआ है दिल का टाइप के वो अलग अलग हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा? अलग अलग। जब आवरण हटाइएगा ना तो दोनों क्या हो जाएगा? अलग अलग। तो जब अलग अलग हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? द्विबीजपत्री। आवरण हटाने के बाद वह अलग अलग नहीं होगा तो एक बीजपत्री। एक बीजपत्री को आपको और समझा देते हैं कैसे। आप जितने भी वैसे पौधे जिनके पौधों की जो सिराएं हैं समानांतर अगर हैं तो वो सबके सब एक बीजपत्री होंगे, और उसकी पहचान है कि उनके पत्ते काफी लंबे लंबे होंगे। तो इस बात को आप समझिए। जैसे आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे होते हैं पेड़ पौधे, आप जैसे केला को देखे हैं, केला का पौधा काफी लंबा होगा। क्या होगा? काफी लंबा होगा, इस तरह से, है कि नहीं? इसका जो सिरा होगा ना इस समानांतर होगा, ऐसे ऐसे होगा, है कि नहीं? कैसे कैसे होगा? ऐसे ऐसे होगा। अगर ये ऐसे ऐसे हो गया तो जितना भी पौधा देख रहे हैं इन सारे पौधों का जो पत्तियां होगा उस समानांतर सिराओं वाली होगी। जबकि द्विबीजपत्री होगा ना तो इसकी पत्तियां एक तो लंबी नहीं होंगी, और जो आप देखते हैं उनकी सिराएं इस तरह से होंगी, उनकी पत्तियां जो हैं है ना इस तरह से आपको मिलेगा, और ऐसे ऐसे सिरा होगा। इसकी सिराएं कैसी होंगी? ऐसे ऐसे होंगी। समझ में आ रही है बात जो बोल रहे हैं? सो इनकी सिराएं ऐसे ऐसे होंगी, इनकी सिराएं समानांतर नहीं होती हैं, और पत्तियां भी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, तो उनको बोलेंगे द्विबीजपत्री। तो पहला पहचान आप लोग देख लिए। दूसरा पहचान देख लीजिए, इनका जो जड़ होगा ना तो जड़ एकदम जड़वे में से बड़ी मनी इधर से उधर रेशा टाइप का इस टाइप से निकला हुआ रहेगा, जैसे मैंने झखाड़ टाइप का, जिसको हम लोग बोलते हैं कि झखाड़ है। जैसे मकई उकई का देखे हैं, मकई का, धान का, इस सब का देखिए जड़ देखिए, तो एक ही जगह यहाँ पर ढेर सारा जड़ रहेगा, थोड़ा सा में है ना इस तरह से जड़ रहेगा, है कि नहीं? और जड़वा ऐसे ऐसे रहेगा, एकदम ऐसे ऐसे झखाड़ टाइप के रहेगा। तो इसका एक पहचान और है कि इस तरह से झखाड़ टाइप का रहेगा तो ये जड़ होगा। जबकि इसका जो जड़ होगा तो इसका जड़ इस टाइप से होगा। देखिए ध्यान से, इसका जो जड़ होगा तो इस जड़ आगे की ओर बढ़ रहा है ना, तो इसमें से भी ऐसे ऐसे निकलेगा, फिर इसमें से भी निकलेगा, ऐसे ऐसे निकलते रहेगा इसमें से भी, अब फिर ये ऐसे ऐसे निकलेगा अलग अलग टाइप का, फिर ये आगे बढ़ा तो इसको ऐसे हो जाएगा, और फिर इसमें से ऐसे ऐसे कर करके जड़ निकला हुआ रहेगा, है ना। एक जगह इसका जड़ नहीं रहेगा, इसकी जड़ें क्या हो जाएंगी? अलग अलग हो जाएंगी, है कि नहीं? इस तरह से आपको निकलेगा, अंदर की ओर बढ़ने लगेगा। देख रहे हैं ना, इनकी जड़ें आगे की ओर भी क्या हो जाती है? बढ़ने लगती है इस तरह से। समझ में आ रही है बात? लेकिन इसका जड़वा है ना कि एक ही जगह करवाइएगा ना तो एक जगह आपको ऐसे निकल जाएगा, है कि नहीं? तो ये हो गया। आप लोग जो पढ़ते हैं इसको बोलते हैं मुसला जड़, जिसकी जड़ें भी आगे की ओर विकास करती हैं और जड़ से भी रेशे बाहर निकलते हैं अलग अलग। इसमें जो है ना जड़ें आगे की ओर विकसित नहीं करते हैं, एक ही जगह पर रहती है लेकिन ढेर सारी रहती है, जिसको हम लोग कहते हैं झखड़ा जड़। क्या बोलते हैं? झखड़ा जड़। आ रहा समझ में? इनकी पत्तियां छोटी छोटी होती हैं और इनकी पत्तियां बहुत लंबा लंबा होती है। कम लंबा बनाए और लंबा, जैसे केला के पत्ता कितना लंबा होता है ना, धान के पत्ता कितना लंबा होता है, गेहूं का पत्ता कितना लंबा होता है, तो इनकी पत्तियां ऐसे ही लंबी होती हैं। तो जिनकी पत्तियां लंबी हो, समझ में आ रही है बात, और समानांतर ऐसे की ओर हो, समानांतर रूप से उनके सिराएं हो, तो वो कहलाते हैं, है ना, एक बीजपत्री। क्या कहलाते हैं? एक बीजपत्री। तो इनकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? तो सबसे बड़ी जो पहचान है वो ये है, सिराएं कैसी होंगी? समानांतर। सिराएं क्या होंगी? समानांतर सिरा होगा। सिरा कैसा होगा? समानांतर सिरा होगा। समझ में आ गया कि नहीं? समानांतर सिरा विन्यास होगा। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला चीज। और दूसरा चीज आपको नजर आएगा कि इनकी जो जड़ें होंगी वह झखड़ा जड़ें होंगी। कैसी जड़ें होंगी? झखड़ा जड़ होगी। और इसके अंतर्गत में इस तरह से एग्जाम्पल में अगर आपको देना होगा तो धान क्या है? एक बीजपत्री। अगर धान को आप क्या कीजिएगा, उसको छील दीजिएगा, उसके आवरण को हटाइएगा तो वह अलग अलग नहीं होगा, तो
तो वह क्या हो गया, धान। उसके बाद क्या हो गया, गेहूं। गेहूं के बाद देखिएगा मक्का। मक्का के बाद देखिएगा ईख का जड़ देखे हैं कि नहीं देखे हैं, तो ईख। तो ये सब क्या है, ये सब जो है आपको एक बीज पत्री है। कैसा है, एक बीज पत्री है। आप घास देखिए, घास, जो घास आप काट करके गाय को खिलाते हैं वो घास आप जब कबारिएगा तो इसकी जड़ें ऐसी निकलेंगी, समझे कि नहीं। तो जो घास है, तो घास भी कैसा हो गया, एक बीज पत्री हो गया। कैसा हो गया, एक बीज पत्री। आप ज्वार देखिए, बाजरा देखिए, ज्वार देखिए, बाजरा देखिए, ये सब के सब एक बीज पत्री वाले होते हैं। कैसे होते हैं, एक बीज पत्री। मक्का कोई अलग से पौधा है जिसको हम लोग देहाती भाषा में मकई बोलते हैं, है कि नहीं, उसी को क्या बोलते हैं, मक्का, है ना। तो ये सब क्या है, एक बीज पत्री है। वही द्विबीज पत्री का आपको पढ़ा दिए। जैसे आप चना का देखें, चना का पत्ता बहुत बड़ा बड़ा दिखाई देता है, बहुत छोटा होता है चना का पत्ता, तो चना इसमें आएगा, किसमें आएगा, द्विबीज पत्री में। किसमें आएगा, इसमें आएगा, चना इसमें आएगा। आम खाए हैं आप लोग, आम का भी गुठली को देखिएगा, उसको फोड़ दीजिए और अंदर से निकलेगा, जिसको आप लोग हटाइएगा आवरण को तो दो अलग अलग भाग में बढ़ जाएगा, ठीक है कि नहीं। जिसको गुठली बोलते हैं वह दो भाग में बढ़ जाएगा, तो यह हो गया दो बीज पत्री, यानी कि आम इसी में आएगा। आप अमरूद का बीज को भी अगर अध्ययन कीजिएगा तो इसी में आएगा, क्योंकि वह इतना छोटा होता है कि उसका आवरण कौन हटाने जाए। लेकिन अगर उसका भी बीज का आवरण हटाइएगा तो वह दो भागों में निकल जाएगा। कितने भागों में निकल जाएगा, दो भागों में। तो आम, अमरूद, जामुन, ये सब क्या है, ये सब द्विबीज पत्र है। पहचानने का भी बता दिए कि इसका जड़ ऐसा होगा, पत्तियां ऐसी होंगी। तो ये सब के सब क्या होगा, पपीता आप लोग देख लीजिएगा, पपीता भी इसी में आता है। कटहल देख लीजिए, इसी में आता है। ये कैसे होते हैं, द्विबीज पत्री होते हैं। अधिकांशतः इन लोगों को छोड़ा करके अधिकांशतः फल क्या होते हैं, द्विबीज पत्री होते हैं। क्या होते हैं, द्विबीज पत्री है। इनका जो सिरा होगा, इनकी जो सिराएं होंगी वह जालिकावत होंगी, जालिकावत सिराएं होंगी, जालिकावत सिरा होगा। इनकी जो सिराएं होंगी वह समानांतर नहीं होगा, इस तरह से होगा। इसको हम लोग बोलते हैं जालिकावत सिरा विन्यास, जालिकावत सिरा विन्यास। तो इससे भी हम लोग पहचान जा सकते हैं कि कौन एक बीज पत्री है और कौन द्विबीज पत्री। अगर यहां तक समझ में आ गया तो टोटल का टोटल पादप जगत आपको हम समाप्त कर दिए, है कि नहीं। टोटल पादप जगत आपका समाप्त हो गया। अब हम लोगों को एक जगत पढ़ना है जिसका नाम है जंतु जगत। हम लोगों को क्या पढ़ना है, जंतु जगत, है कि नहीं। तो अब हम लोग देख लेंगे, आप लोगों को हमने पढ़ाया था 5 जगत। कितना जगत पढ़ाया था, 5 जगत। 5 जगत को किसने दिया था, आर.एच. विक्टर ने दिया था। किसने दिया था, आर.एच. विक्टर ने दिया था। 5 जगत के बारे में पढ़ने के लिए 5 जगत में आप लोगों ने कौन कौन से जगत को देखा था, तो सबसे पहला जगत था मोनेरा। मोनेरा को हम लोगों ने पढ़ लिया, मोनेरा को हम लोगों ने क्या किया, पढ़ लिया। उसके बाद हमने कहा था प्रोटिस्टा जगत, इसको भी हम लोगों ने क्या किया, पढ़ लिया। प्रोटिस्टा के बाद आप लोगों ने पढ़ा था फंजाई या कवक, तो फंजाई या कवक जिसको था उसको भी आप लोगों ने क्या कर लिया, पढ़ लिया। नहीं पढ़ लिया तो मेरा जाकर के वीडियो देख लीजिएगा, तो वहां पे आपको पढ़ा हुआ नजर आ जाएगा। और इसके बाद आज हम लोगों ने पढ़ लिया था, पूरा खत्म कर लिया किसको, पादप जगत को। और इसके बाद एक और जगत था जिसका नाम था जंतु जगत। अब जंतु जगत को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले जंतु जगत की विशेषता को देखेंगे। किसको देखेंगे, जंतु जगत की विशेषता को देखेंगे। समझ में आ रही है बात। तो अब हम लोग अध्ययन करेंगे किसका, जंतु जगत का। जंतु जगत का अध्ययन हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो जंतु जगत की कुछ विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। जंतु जगत के जितने भी जीव होंगे वो अधिकांशतः बहुकोशिकीय होंगे। बहुकोशिकीय जीव ऐसे जीव को कहते हैं जिसमें बहुत सारी कोशिकाओं से उनका निर्माण हुआ है। हम लोगों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए हम लोग कैसे जीव है, बहुकोशिकीय जीव है। तो जंतु जगत के जीव कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय। इस बात को समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो जंतु जगत के जीव कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। और सबसे पहले बहुकोशिकीय ही होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक होते हैं कि यूकैरियोटिक होते हैं। तो भैया यूकैरियोटिक का मतलब क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है, तो हम समझाए हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब हो गया जिसमें कोशिका पूर्ण रूपेण विकसित न हो। कोशिका बोले तो कोशिका के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी के अलावा वेसल्स है। उसमें वेसल्स के मतलब जल कहाँ रहता है, उसके वेसल्स में रहता है। उसके अलावा उसमें क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो यानी कि उसमें क्या है, राइबोसोम है। राइबोसोम के अलावा उसमें क्या है, न्यूक्लियस है।
न्यूक्लियस के अलावा उसमें क्या है ना, तो उसमें जो है लाइसोसोम है कि नहीं, लाइसोसोम है। इस तरह और क्या है, सेंट्रोसोम है, उसमें क्या है, सेंट्रोसोम है। तो यानी कि उसका जो पूर्ण जो कोशिका होता है वह क्या है, एक एक अंग उसके विकसित होते हैं, एक एक अंग क्या होते हैं, विकसित। किसमें, यूकैरियोटिक में, है कि नहीं। तो ये कैसा जीव है, जंतु जगत में जितने भी जीव आते हैं वो सब कैसे हो जाएंगे, तो यूकैरियोटिक हो जाएंगे। यूकैरियोटिक का मतलब क्या हो गया कि कोशिका पूर्ण रूप से विकसित है, कोशिका पूर्णतः क्या है, पूर्ण रूप से पूर्ण विकसित है, लिख दीजिए पूर्ण विकसित है। और यही प्रोकैरियोटिक में कोशिका पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है, तो विकसित क्या होगा, केंद्रिका केंद्रक होता ही नहीं है, तो विकसित क्या होगा, केंद्रक झिल्ली नहीं होता है तो क्या होगा, जबकि इसमें कोशिका द्रव्य भी पाए जाते हैं, पढ़ाए हैं ना। कोशिका के अंदर में दो तरह के द्रव्य पाए जाते हैं, अगर न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा तो उसको न्यूक्लियो द्रव्य कहेंगे, और कोशिका के अंदर में जो द्रव्य पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। समझ में आ रही है बात ना। तो कुल मिला जुला करके अगर कोशिका में सभी के सभी अंग कार्य कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वह पूर्ण कोशिका है, पूर्ण विकसित कोशिका है। और जिसमें कोई अंग नहीं कार्य कर रहा है या कोई अंग है ही नहीं तो वह अपूर्ण विकसित है। तो प्रोकैरियोटिक वैसे जीवों में पाया जाता है जो अति सूक्ष्म जीव होते हैं, है कि नहीं। अति सूक्ष्म का मतलब होता है कि उसमें कोशिका जो है पूर्ण रूपेण विकसित नहीं है, जबकि हम लोगों के अंदर में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं है ना, वो पूर्ण रूप से विकसित होती हैं। और कोशिका पढ़ना होगा तो 9th क्लास के या 11th क्लास के पहला चैप्टर मेरा जब पढ़िएगा तो उसमें पूरा कोशिका का अध्ययन हम लोगों ने करवा दिया है कि नहीं। उसके सारे अंगों पर हम लोगों ने विश्लेषण कर दिया है। जैसे कहां से, तो हम लोगों ने कोशिका झिल्ली से शुरू किया है कि नहीं। सबसे लंबी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, कोशिका का आविष्कार किसने किया है ना। कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं, तो साइटो बोलते हैं, है कि नहीं। उसके अध्ययन को साइटोलॉजी बोलते हैं। यहां से हम लोगों ने शुरू किया है और पूरी की पूरी कोशिका हम लोगों ने क्या कर दिया है, पढ़ा दिया है। कोशिका के ही आपस में मिलने से क्या चीज का निर्माण होता है, उत्तक का। और उत्तक आपस में मिल करके किसका निर्माण करते हैं, अंग का। अंग जो है से एक सिस्टम तैयार करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंग तंत्र। और इसी अंग तंत्र की वजह से हमारे बॉडी का निर्माण होता है। सबको सही जगह पर रख करके, है ना, एक काया का निर्माण होता है, एक बॉडी का निर्माण होता है। आ गया समझ में। तो हम लोगों का सारा चीज विकसित है, इसलिए हम जंतु जगत के जितने भी जीव हैं वो सब के सब यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक हम उसको बोलते हैं जिसको हम अपनी आंखों से भी देख सके, जिसमें कोशिका पूर्ण रूप में विकास कर सके, है ना। कोशिकाएं विकास जब करेंगी तो आपके शरीर का आकार बढ़ेगा, है ना। और ये कैसे जीव है, तो बहुकोशिकीय जीव है, जिनके शरीर में जितनी ज्यादा कोशिकाएं होंगी वह जीव उतना ही लंबा चौड़ा बड़ा होगा। समझ में आ गई बात है। तो बहुकोशिकीय जीव है, यूकैरियोटिक जीव है, यहां तक समझ में आ गया। और जंतु लगभग, है ना, आपको क्या है, परपोषी है। कैसे हैं, परपोषी है। परपोषी बोले तो क्या चीज, अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर है। परपोषी को ही हम लोग बोलते हैं विषमपोषी। क्या बोलते हैं, विषमपोषी। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये कैसे जीव है, विषमपोषी जीव है। इसके बाद ये चलायमान है, प्रायः क्या है, चलायमान। चलायमान के मतलब क्या होता है, चलने फिरने वाले, चलायमान, है ना। प्रायः क्या होते हैं, चलायमान होते हैं। बहुत वैसे जीव जिनकी कोशिकाएं बहुत ज्यादा विकसित नहीं है और जीव की श्रेणी में है और वो ज्यादा चलायमान नहीं है, ज्यादा क्या है, ये नहीं है चलायमान, तो वे क्या हो जाएंगे, वो जो हो जाएंगे एक ही स्थान पर अपने भोजन की प्राप्ति कर लेंगे। समझ में आ गई बात। लेकिन हम लोग चलायमान क्यों हैं, क्योंकि हम लोगों का भोजन के लिए हम लोग इधर से उधर घूमते रहते हैं भोजन की तलाश में, इसलिए प्रायः हम लोग क्या है, चलायमान। इसलिए हम प्रायः लिख दिए। प्रायः का मतलब है कि अधिकांशतः, है ना, कुछ ही ऐसा है जो कि मने जीव एक ही स्थान पर पड़े हुए रहते हैं। कोरल स्पंज ही होगा जो एक ही स्थान पर अपने भोजन की प्राप्ति कर लेते होंगे, है कि नहीं। अब देख लीजिए, हम लोगों का जो शरीर होता है, जंतु जगत का जो शरीर होता है, इसका जो शरीर होता है, उसके शरीर की बनावट को अगर आप गौर किए होंगे तो आप देखिएगा, इसके शरीर की बनावट या तो द्विस्तरीय होती है
या त्रिस्तरीय होती है। अब बोलिए कि सर ये द्विस्तरीय क्या है, तो उसको समझ लीजिए। इसका शरीर कैसे बना हुआ होता है, द्विस्तरीय। कैसे बना हुआ होता है, द्विस्तरीय, या इसको हम लोग बोल सकते हैं कैसे, त्रिस्तरीय। तो द्विस्तरीय क्या है और त्रिस्तरीय क्या है, देखिए जिनके शरीर में एक बाहरी आवरण, एक आंतरिक आवरण रहता है उसको बोलते हैं द्विस्तरीय, और जिनके शरीर में बाहर में भी आवरण है, अंदर में भी आवरण है और बीच में भी आवरण है, तो उसको हम लोग बोलेंगे त्रिस्तरीय। द्विस्तरीय बोलेंगे तो इनके बाहरी आवरण को हम लोग बोलते हैं, बाहरी आवरण को बोलते हैं एक्टोडर्म। क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म। और भीतरी को बोलते हैं हम लोग इंडोडर्म। क्या बोलते हैं, इंडोडर्म। समझ में आ रहा है बात। और त्रिस्तरीय जो होगा उसमें 3 होगा। 3 का मतलब क्या हो गया कि एक तो इकोडर्म है तो इकोडर्म रहेगा ही रहेगा, है कि नहीं, और एक जो इंडोडर्म है अंदर वाले में तो इंडोडर्म रहेगा, और जो बीच में आवरण रहेगा उसको हम लोग कहेंगे मेसोडर्म। क्या बोलेंगे उसको, मेसोडर्म। आप लोगों को जब हम हार्ट पढ़ाए होंगे तो हार्ट में हम लोगों ने बताया था ना, अरे सबसे बाहर वाला को क्या बताए थे, इको बताए थे, अंदर वाला को एंडो बताए थे, बीच वाला को क्या बताए थे, मेसो बताए थे। तो इकोडर्म में इंडोडर्म और मेसोडर्म, क्या बताए थे, मेसोडर्म। तो ये 3 तरह के इसमें आपको आवरण पाए जाएंगे। तो इनका जो शरीर होता है जंतु जगत में वो कैसे होता है, तो द्विस्तरीय और त्रिस्तरीय होता है। यहां तक तो समझ में आ गया। ये सब जंतु जगत अभी पढ़ा नहीं रहे हैं, जंतु जगत की विशेषता को बतला रहे हैं। समझ में आ रही है बात ना, जंतु जगत की विशेषता को बतला रहे हैं। अब देख लीजिए, जंतुओं का जो शरीर होता है वह 2 तरह का होगा, या तो सममित होगा या असममित होगा। ये भी पढ़े होंगे आप लोग। तो सममित को भी समझ लेते हैं और असममित को भी समझ लेते हैं। तो जंतु का जो शरीर होगा, हमने कहा ना एक एक बातें आ जाएंगी आप लोगों को, जो आप लोगों ने लिख लिया है या जो आप लोगों ने पढ़ लिया है वो सारी की सारी बातें इसमें आ जाएंगी, सिर्फ समझ लेना है आप लोगों को। समझे कि नहीं। तो जंतु का जो शरीर होगा, बंटवारा होगा, या तो होगा कैसे, सममित, सममित होगा, और नहीं तो कैसे होगा, असममित। अब सर सममित का मतलब क्या हो गया और असममित का मतलब क्या हो गया। सममित का मतलब यह होता है जिसको 2 भागों में बांटा जा सके, और दोनों भाग में अगर हम लोग उसको बांट दे तो अंग जो है से बराबर बराबर बट जाए। जैसे देखिए, अगर मान के चलिए कि आप हैं, इसको 2 भाग में या हम ही को 2 भाग में ऐसे काट दिया जाए, तो एक आंख इधर एक आंख इधर, एगो नाक का छेद इधर एगो नाक का छेद इधर, है कि नहीं। 16 गो दांत इधर ऊपर नीचे मिला करके 16 गो दांत इधर हो जाएगा कि नहीं। आधा गाल इधर आधा गाल इधर, एगो कान इधर एगो कान इधर हो जाएगा कि नहीं। और उसी तरह से इसको अगर बांटते चले आएंगे तो यहां से वक्ष गुहा भी आधा इधर आधा इधर है ना, पेट भी आधा इधर आधा इधर, बाकी सब तो आप समझ ही रहे, एक टांग भी इधर एक टांग भी इधर, और भी एक इधर, है कि नहीं। तो सारे अंग एकदम बराबर हिस्सों में 2 भागों में अगर बट जाएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे सममित। क्या बोलेंगे, सममित। तो इसको और समझना है तो हम इस बात को लिख देते हैं, जिसको 2 भागों में बांटा जा सके। आ रहा समझ में, जिसको 2 भागों में बांटा जा सके, जिसको 2 भागों में बांटा जा सके वह क्या हो जाएगा, सममित। और जिसको 2 भागों में बांटा न जा सके, जिसको 2 भागों में बांटा न जा सके, न जा सके, वो क्या हो जाएगा, असममित। अब जैसे मान के चलिए ऐसे काटे तब ना, ऐसे काट देंगे तब इधर कुछ अंग हो जाएगा इधर कुछ अंग हो जाएगा, तो क्या 2 बराबर होगा, बटा नहीं, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज है, असममित। तो जो जीवों का जो शरीर होता है वह 2 तरह का बना हुआ होता है, एक सममित और दूसरा असममित। अब जरा सा सममित को ध्यान से समझ लेते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं इसको, और छोटा कर दे, लेकिन आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना। तो चलिए देखिए ध्यान से, यहां पर इस बात को समझिए। सममित है तो सममित भी 2 भाग में, सममित कितना भाग में, 2 भाग में। अगर 2 एकदम सब अलगे अलगे भाग में बंट गया तो इसको बोलेंगे द्विपार्श्व सममित।
इसको क्या बोलेंगे? द्विपार्श्व सममित। समझे कि नहीं? अब अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसको बोलेंगे, जैसे देखिए द्विपार्श्व सममित किसे कहेंगे, और एक होता है अरीय सममित। ये क्या होता है? अरीय सममित। तो जो सममित पढ़ रहे हैं, सममित कितना टाइप का? 2 टाइप का। एक को कहेंगे द्विपार्श्व सममित, द्विपार्श्व सममित, एक होता है अरीय सममित। एक क्या होता है? अरीय सममित। क्लियर हो गया? एक तो हो गया द्विपार्श्व सममित, अब एक तो हो गया क्या चीज? अरीय सममित। अब इसको ध्यान से समझिए, जो द्विपार्श्व सममित होगा तो याद रखिएगा, निश्चित भाग से काटेगा तब 2 भागों में बट जाएगा। निश्चित भाग से जब काटेंगे इसको, है ना, ऐसे भाग से काटना है जहां से 2 बराबर भाग में बांट देंगे। निश्चित भाग से कटेगा तो 2 भागों में, तो है ना, कटेगा तो 2 भागों में क्या हो जाएगा? बट जाएगा। जैसे देखिए, मान के चलिए कि आपका दिल है, ये क्या है? दिल। तो दिल को अगर ऐसे काट दिए तब तो इधर भी हो गया, इधर भी हो गया, बढ़िया से कट गया। लेकिन अगर इसी दिल को ऐसे काटिए, अब देखिए तो बराबर कट रहा है? नहीं कटा। तो निश्चित भाग से अगर काटेंगे तो 2 भागों में अगर बट जाएगा तो इसको बोलेंगे द्विपार्श्व सममित। क्या बोलेंगे इसको? द्विपार्श्व सममित। तो हार्ट वगैरह क्या है? द्विपार्श्व सममित है। समझ में आ गई बात ना? वह क्या है? द्विपार्श्व सममित है। और अरीय सममित किसे कहेंगे? तो केंद्र से जिसको काटे। कैसे? केंद्र से, केंद्र से जिसको काटे। ध्यान समझिएगा, जिसको हम लोग किससे काटे? केंद्र से काटे, तब 2 भाग में बटे, तब 2 भाग में बटे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अरीय सममित। उसको क्या कहेंगे? अरीय सममित। जैसे आप देखिए यहां पे, जैसे एक इस वृत्त को ले लिए, तो वृत्त का केंद्र से अगर इसको हम काट रहे हैं तो 2 भाग में बट रहा है कि नहीं? चाहे ऐसे काट दिए तब भी, ऐसे काट दिए तब भी, या हम इसको ऐसे काट रहे हैं तब भी, या हम लोग इसको ऐसे काट रहे हैं तब भी, या जहां से भी काटिएगा तहां से अगर केंद्र से होकर के गुजरेगा तो वह 2 बराबर भाग में बटेगा। समझे कि नहीं? तो जब केंद्र से इसका विभाजन कीजिएगा, केंद्र से जब इसका विभाजन कीजिएगा तो यह 2 भाग में बटेगा। जैसे आप वर्ग को ही ले लीजिए या आयत को ही ले लीजिए, अगर इसका केंद्र से काटिएगा तो 2 बराबर भाग में बट जाएगा। अगर इसको इस केंद्र से काटिएगा तो 2 बराबर भाग में बटेगा। अगर इसको इस केंद्र से काटिएगा तो 2 बराबर भाग में बटेगा। किधर से भी काटिएगा तो 2 बराबर। जब वह केंद्र से जिसकी बंटवारा हो, जिसकी बंटवारा किसे हो? केंद्र से हो, तो उसको अरीय सममित। लेकिन कोई निश्चित भाग से उसका बंटवारा कर रहे हैं तो फिर वो हो जाएगा कैसे? द्विपार्श्व सममित। इतना कितने बच्चों को समझ में आ गया? क्लियर हो गए? चलिए, अगर ये क्लियर हो गया तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। जंतु में अब देख लीजिए, इसके बाद ही हम पढ़ा रहे हैं। जंतु में और क्या होता है, इसलिए इसे लिख देते हैं। जंतु में मैंने अभी उछलिए रहा है टॉपिक का, है ना। जंतु में देखिएगा 2 चीज पाए जाते हैं। एक पाया जाता है देहगुहा और दूसरा पाया जाता है सिलोम। क्या पाया जाता है? सिलोम। तो देहगुहा भी होगा, देहगुहा जिसको हम लोग बोलते हैं सिलोम। अब देहगुहा का मतलब क्या है सो समझ लीजिए। देखिए, देहगुहा का मतलब होता है कि आपका शरीर को ही देह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देह। जैसे मुख गुहा किसे कहते हैं? मुख के अंदर में खाली वाले भाग जो है उसको क्या कहते हैं? मुख गुहा। तो आपके शरीर में जितना भी जहां जहां भी खाली जगह है उसको क्या बोलेंगे? देह गुहा। क्या बोलेंगे? देह गुहा, है कि नहीं? जहां खाली जगह उसको क्या बोला जाता है? देह गुहा। तो जंतुओं में आपको देह गुहा होगा भी और नहीं भी होगा, होगा भी और नहीं भी होगा। अगर है तो लिखेंगे, मतलब 2 तरह का होता है भी और नहीं भी। देह गुहा है भी और नहीं भी। देह गुहा आपको रहेगा भी और नहीं भी रहेगा। अगर देह गुहा है कि नहीं, तो उसमें 2 तरह के आपको चीज आ जाएंगे, एक तो इकोडर्म और
इंडोडर्म। आवरण क्या को आ जाएगा? दो तरह का। कौन कौन? एक ठो इकोडर्म और एक ठो क्या चीज हो जाएगा? इंडोडर्म। नहीं है तब तो कोई जरूरत नहीं है, जब नहीं है तो कोई जरूरत ही नहीं है। और सिलोम जब रहेगा तो सिलोम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसमें भी है भी और नहीं भी है भी और नहीं भी है। अगर होगा तो इसका मतलब यह है कि इसमें तीन चीज होगा, है ना? इकोडर्म, मिसोडर्म और इंडोडर्म। जिसमें ये तीनों डर्म होगा उसको बोलेंगे सिलोम, और जिसमें दो ही डर्म होगा उसको बोलेंगे देहगुहा। समझे कि नहीं? जिसमें तीनों चीज होगा जिस जीव में तो उसको बोलेंगे कैसा जीव? सिलोम। और इसको क्या बोलेंगे? देहगुहा। क्या बोलेंगे? देहगुहा। क्लियर हो गया? इसका मतलब समझ में आया आप लोगों को? तो जो तीनों चीज का आवरण होगा तो उसको बोलेंगे सिलोम, और दूसरे चीज से होगा उसको क्या बोलेंगे? जंतु को देहगुहा। समझ में आ गई बात? अब समझ लीजिए आगे जंतु में और क्या पाया जाता है? तो जंतु में नोटोकॉर्ड पाया जाता है। जंतु में क्या पाया जाता है? नोटोकॉर्ड। याद रखिएगा, जंतुओं में क्या पाया जाता है? नोटोकॉर्ड। समझ लीजिए इसको भी, नोटोकॉर्ड पाया जाता है। अब नोटोकॉर्ड पाया जाता है इसका मतलब जरा सा समझ लीजिए। आप देखिए, ये रीढ़ की हड्डी जिसको आप लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी जिसको आप बोल रहे हैं, देख रहे हैं ना? तो रीढ़ की हड्डी के अंदर में एक द्रव भरा जाता है। क्या भरा रहता है? द्रव। इसी द्रव को क्या बोलते हैं? नोटोकॉर्ड। इसी द्रव को क्या बोलते हैं? नोटोकॉर्ड। बच्चों में देखिएगा काफी लचीला होता है। ये क्या होता है? काफी लचीला होता है। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? नोटोकॉर्ड। है कि नहीं? पीठ की ओर जो हड्डियां होती हैं वो हड्डियां। और होता क्या है, यहां से जब ये थोड़ा बड़ी होती है तो कठोर हो जाती है। क्या हो जाती है? कठोर। कठोर होकर के यही हड्डी और ये पसलियों की जो हड्डियां होती हैं आपस में मिल जाती हैं, और मिल करके क्या बना लेती है? ये पीछे से आकर के हम लोगों का आगे की ओर क्या का निर्माण करती है? पसली का। क्या चीज का निर्माण करती है? पसलियों का निर्माण करती है। कब? जब बड़ा हो जाती है तब। बचपन में ये मुलायम होती है और इसके अंदर में जो द्रव भरा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नोटोकॉर्ड। क्या बोलते हैं उसको? नोटोकॉर्ड। और ये जो दोनों अस्थियां होती हैं कड़ी होकर के जब बड़ी हो जाती हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पसली। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पसली। तो हम लोगों का कितना पसली है आगे की ओर? 13 जोड़ा 26, लेकिन दिखाई क्या को देता है? 12 जोड़ा, है ना? 12 गो ई पट्टी और 12 गो ई पट्टी, है कि नहीं? और यही कहां से आती है? पीछे से। कहां से आती है? पीछे से। ये पीछे से आगे की ओर इधर से और इधर से दोनों, है ना, हम लोगों को दिखाई देती है ना? पीठ की और रीढ़ की हड्डी को हम, है ना, उसमें जो द्रव भरा रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नोटोकॉर्ड। हम लोग क्या बोलते हैं? नोटोकॉर्ड। तो जंतुओं में क्या पाया जाता है? नोटोकॉर्ड। क्या पाया जाता है? नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड बोले तो क्या चीज? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी आप लोग को पाया जाता है कि नहीं? दूसरा चीज क्या पाया जाता है? गिल्स। क्या पाया जाता है? गिल्स। गिल्स माने क्या चीज? गलफड़ा। मछलियां कैसे सांस लेती हैं? गिल्स से। हम लोग कैसे सांस लेते हैं? फेफड़ा से। लेकिन जो बच्चे गर्भ में पाए जाते हैं वो कैसे सांस लेते हैं? गिल्स से। कैसे सांस लेते हैं? गिल्स से। है कि नहीं? समझे कि नहीं? हम लोगों के शरीर के अंदर में, है ना, जंतुओं की और क्या पहचान है? रीढ़ की हड्डी हो गई, है ना, गिल्स हो गया, और क्या पहचान है? तो और जो पहचान है कि पूंछ का अवशेष पाया जाता है। जंतुओं में पूंछ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नहीं का मतलब कि उसमें अवशेष पाया जाएगा। हम लोगों में भी अवशेष पाया जाता है। देखिए, रीढ़ की हड्डी के नीचे एकदम नुकीला टाइप का एक ऐसे पाया जाता है। तो वो तो पूंछ हम लोगों का बनता नहीं है ना, लेकिन उसका अवशेष है, उसी को कहते हैं पूंछ का अवशेष। इसलिए हम यहाँ पे लिखे, है ना, कि पूंछ का अवशेष पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पूंछ का अवशेष पाया जाता है। पूंछ का अवशेष पाया जाता है। आ गया समझ में? पूंछ का अवशेष पाया जाता है। जब राम रावण को हरा करके, है ना, कहाँ आए थे? जब श्री राम जो है रावण को हरा करके, है ना, अपने नगरी अयोध्या नगरी में आए हुए थे, तो बीच में बैठ करके एक दिन हंसी मजाक हो रहा था, है कि नहीं? बीच में बैठ करके क्या हो रहा था? हंसी मजाक हो रहा था। लक्ष्मण ने भरे दरबार में कहा
कि भैया अगर हम लोगों के भी पूछ होते तो क्या होता, है ना, कि भैया अगर हम लोगों के मैंने बजरंग बली पर थोड़ा सा कटाक्ष किए, हनुमान जी पर थोड़ा सा मजा लिए, हनुमान जी को चिरकाने के लिए थोड़ा सा जो है सब मर मजाक का दौर था। घर में कभी कभी हम लोग बहुत खुश रहते हैं तो घर में भी मर मजाक होते रहता है, होता है कि नहीं होता है। उसी तरह से मर मजाक हो रहा था। उसी दरमियान में, है ना, राम ने और लक्ष्मण जी, सीता जी, पूरा भरा हुआ दरबार था, पूरे मंत्री सदस्य सारे लोग बैठे हुए थे, सीता जी भी अपने आसन पर बैठी हुई थी। उसी बीच लक्ष्मण ने जरा सा कटाक्ष करते हुए, जरा हंसी मजाक के अंदाज में कहा कि भैया राम, अगर हम लोगों का भी पूछ होता तो क्या होता, हम लोग भी पूछ से ही, है ना, क्या कर रहे होते, पूरा एकदम अटकेली कर रहे होते, पूरा खेल रहे होते, लोगों को डरा रहे होते। देखते हैं हनुमान जी आपके सेवक हैं, पूरा पूछे से गर्दा गर्दा कर देते हैं। हम लोगों का भी पूछ होता तो क्या होता था, हम लोगों का फिल्म का नाम होता पूछ वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, है कि नहीं। मर्दों की शान पूछ, है ना, मूछ नहीं पूछ। अगर यही सब ना रहता, अगर पूछ रहता तो यही सब होता। राम ने जब देखा कि अब बेचारे हनुमान जी रोने रोने हो गए, है कि नहीं, बड़ा इनको लक्ष्मण जी तंग कर रहे हैं, हनुमान जी बेचारे चुप होकर के हल्का हल्का मुस्कुरा रहे हैं। ऐसी मुस्कुराहट थी जो लजाहट वाली मुस्कुराहट थी, है ना। और हनुमान जी के दिमाग में अब लग रहा था कि अगर हमको भी कुछ नहीं होता तो आज हम मजाक के पात्र न बने होते, है कि नहीं। हंस तो रहे थे, मुस्कुरा तो रहे थे, लेकिन मुस्कुराहट में उनका दर्द छुपा हुआ नजर आ रहा था। तब राम ने कहा कि लक्ष्मण बहुत हो गया, लक्ष्मण बहुत हो गया। आप तुमने कहा क्या कि हम लोगों का भी पूछ होता तो कितना अच्छा होता, कैसे हम लोग लगते। तो सुन लक्ष्मण, तुमको हम बता रहे हैं, इस बात को जरा सा सुन लेना कि हम लोगों का पूछ होता तो क्या होता, ये बात का मुझे पता नहीं है। अगर हम लोगों का पूछ होता तो हम लोग कैसे होते, ये बात हम लोगों को पता नहीं है। लेकिन एक बात सच्चाई है कि यह पूछ वाला नहीं होता तो हम लोगों का क्या होता, है कि नहीं। ये पूछ वाला ना होता तो हम लोगों का क्या दुर्गति होता, ये तुमको भली भांति पता है कि नहीं। और तब जो है सो वहां पर लक्ष्मण जी थोड़ा सा चुप हो जाते हैं और बजरंगबली बोलते हैं जय श्री राम। क्या बोलते हैं? जय श्री राम। आगे समझ में? तो भैया सबों की जरूरत है कि नहीं। अगर वह पूछ वाला नहीं होता तो शायद सीता का पते नहीं चलता, है कि नहीं। तो कितना बढ़िया बात हंसी मजाक में हो गया, तो वही पूछ वाला आया। तो हम लोगों का भी अगर पूछ होता तो कितना मजा आता, हम लोगों का सिनेमा बनता, पूछ वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, है कि नहीं। मर्दों की शान पूछ, है ना। मर्दों की शान क्या हो जाती? पूछ। फिर मूछ नहीं होता, क्या होता? पूछ होता, है कि नहीं। तो बात तो ये सब सही है, पूछ भी बहुत जरूरी है। देखिए पूछ क्या है, उन लोगों का अगर कुत्ता का पूछ एकदम सही है तो तुमको काटेगा जरूर। कान खड़ा है, पूछ एकदम टाइट हो गया तो तुमको भभोरेगा। अब पूछ अगर सटकैले है, पीछे में है, अब ऐसे ही से कर रहा है तो मतलब तुमको एकदम इज्जत दे रहा है। वो क्या कर रहा है? इज्जत दे रहा है कि नहीं। पूछ उन लोगों को बहुत सारी घटनाओं से पूर्व में ही बता देता है कि अब क्या होने वाला है। देखते हैं जब भूकंप आएगा तो जानवर भाग जाता है गांव में से, क्या है उसको पहले ही से पता है कि अब भूकंप होने वाला है ना। बहुत सारे अनहोनी चीजों का पूर्वानुमान उन लोगों को लग जाता है, जानवरों को। याद रखिएगा, समझ में आ गई बात? और उससे हम लोगों को पहले के जमाने में लोग, है ना, ये पता लगा लेते कि कुछ होने वाला है। तो जानवर बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। बिल्ली वगैरह सब का पूछ जो है, या कुत्ते का पूछ, बंदर का पूछ बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। वो पूछ से बहुत सारे कार्य को कर लेते हैं। हम लोगों का धीरे धीरे पहले पूछ था, हम लोग क्या थे? वन मानुष। आज भी वन मानुष को पूछ था। धीरे धीरे हम लोगों में सुधार होते गया और पूछ समाप्त होते गया, समझे कि नहीं। तो ये पूछ जो है हम लोगों का अवशेष की तरह पाया जाता है आज भी, समझे कि नहीं। जितने भी जंतु होंगे ना, उनमें तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तंत्रिका तंत्र, ब्रेन वगैरह, है ना जी। जैसे जितना भी सब सारा चीज है, सब क्या है? सब जो जुड़ा हुआ है, हम लोग पढ़ते हैं ब्रेन के बारे में, तो सब क्या है? तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ है कि नहीं।
सब तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं, पेशी तंत्र पाए जाते हैं। ये जानवरों का लक्षण है, जंतुओं का लक्षण है कि उसमें सब चीज पाए जाएंगे, समझे कि नहीं। पेशी तंत्र पाया जाता है कि नहीं। आप इस सब में पढ़ाए हैं कभी, आप बताइए तो। पेड़ पौधा में पढ़ाए हैं कि तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं, पेशी तंत्र पाए जाते हैं, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, पढ़ाए कभी नहीं पढ़ा। लेकिन इसमें आप लोगों को पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। अब देखिए जंतु में सब चीज पाए जाएंगे। और क्या होगा जंतु में, तो ध्यान से समझिए। जंतुओं का जो विशेषता है उसमें देखिए, जब रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी तो उसको कार्डेटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कार्डेटा। और जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाएगी उसी को बोलेंगे नॉन कार्डेटा। समझ में आ गई कि नहीं बात? समझ में आ गई। उसको क्या बोलेंगे? नॉन कार्डेटा बोलेंगे। तो जिसमें कार्डेटा है, जिस जंतु में कार्डेटा है, तो कार्डेटा अगर बोल दिए तो कार्डेटा बोले तो यानी कि क्या चीज? रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। और जिन जंतुओं में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उनको क्या बोला जाता है? नॉन कार्डेटा। उनको क्या बोला जाता है? नॉन कार्डेटा। नॉन कार्डेटा उनको बोला जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? कहीं भी अगर कार्डेटा लिखा हुआ तो समझ लीजिए उसमें रीढ़ की हड्डी है, और जिनमें नहीं है उसको नॉन कार्डेटा बोलेंगे। नॉन नहीं, नॉन। नॉन तो खाने वाला होता है, नॉन कार्डेटा। रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। आ गया समझ में? आया समझ में? तो नॉन कार्डेटा को हम लोग 10 भागों में बांटते हैं। कितना भागों में? 10 भागों में। पहले नॉन कार्डेटा को समझेंगे तब फिर कार्डेटा को समझेंगे, समझे कि नहीं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन कार्डेटा। क्या पढ़ लेंगे? नॉन कार्डेटा। तो नॉन कार्डेटा जंतु जगत में इसको कितना भाग में बांटा गया है? 10 भाग में। कितना भाग में? 10 भाग में। तो अब देखिए 10 जंतु जगत को, अब समझिए ध्यान से, जंतु जगत को कितना भाग में बांटते हैं? 10 भाग में। 10 भाग में बांटते हैं। तो 10 में जितना भी जो 9 भाग है ना वो नॉन कार्डेटा है, और 1 भाग कार्डेटा अलग से पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो 10 भाग में जो बांटते हैं उसको समझिए ध्यान से, कैसे कैसे बांटते हैं। तो ये समझिए 10 भाग में अब इसको बांट रहे हैं। कितना भाग में बांट रहे हैं? 10 भाग में। तो 10 भाग में बांटेंगे तो सबसे पहला जो भाग होगा उसका नाम है पोरीफोर। क्या नाम है इसका? पोरीफोर। समझे कि नहीं? इसका नाम क्या है? इसको विस्तार से पढ़ेंगे, पोरीफोर। उसके बाद जो दूसरा भाग है उसको हम लोग बोलते हैं सिलंट्रेटा। क्या पढ़ते हैं? सिलंट्रेटा। नाम सुने होंगे, मिला था ना, सिलंट्रेटा। तीसरा जो भाग पढ़ेंगे, तीसरा जो हम लोग भाग पढ़ेंगे, पहला भाग हो गया पोरीफोर, दूसरा भाग हो गया सिलंट्रेटा, तीसरा जो भाग हो गया उसको हम लोग बोलते हैं टीनोफोर। क्या बोलते हैं? टीनोफोर। क्या बोलते हैं? टीनोफोर। जो चौथा भाग हो गया, चौथा भाग को हम लोग बोलते हैं प्लेटी हेल्फनथीज। क्या हम लोग बोलते हैं? प्लेटी हेल्फनथीज। प्लेटी हेल्पनथीज है ना। ये सब बायोलॉजी का नाम है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। इसका नाम क्या है? प्लेटी हेल्पनथीज। जो 5वां भाग है, जो 5वां भाग आप लोग देख रहे हैं, 5वां भाग को हम लोग बोलते हैं अस्केले हेल्पनथीज, है ना। क्या बोलते हैं? अस्केले हेल्पनथीज। अस्केले हेल्पनथीज देख रहे हैं आप लोग, अस्केले हेल्पनथीज। उसके बाद देखते हैं अगला जो भाग है छठा, उसको बोलते हैं क्या चीज? एनेलिडा। क्या बोलते हैं? एनेलिडा। क्या बोलते हैं? एनेलिडा। 7वां जो भाग हो गया, एनेलिडा तक हो गया। 7वां जो भाग हो गया उसको बोलते हैं आर्थोपेडा। क्या बोलते हैं? आर्थोपेडा, है ना, वही ना बोलते हैं। 8वां भाग को क्या बोलते हैं? आर्थोपेडा। 8वां जो भाग हो गया, 7वां भाग हो गया आर्थोपोडा, और 8वां जो भाग हो गया उसको बोलते हैं मोलस्का। क्या बोलते हैं? मोलस्का। ये सब नाम सुने होंगे आप लोग, ये सब नाम तो पढ़बे किए होंगे, भले नहीं जान रहे होंगे कि है क्या चीज। ये सब अब तो समझ में आ रहा है ना क्या है। ये सब ऐसे प्रकार हैं जो जंतु जगत के प्रकार हैं। क्या है? जंतु जगत के प्रकार हैं।
मोलस्का। उसके बाद नौमा में आप लोग क्या पढ़े होंगे, मोलस्का के बाद नौमा में जब पढ़िएगा तो उसको नाम सुने होंगे इकाइनोडर्मेटा। क्या नाम सुने होंगे, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा नाम समझ में आ रहा है। और उसके बाद होता है प्रोटोकार्डेटा। क्या है, प्रोटोकार्डेटा। प्रोटोकार्डेटा, प्रोटोकार्डेटा। ये सब के सब नोटोकार्डेटा में आते हैं। ये सब के सब किस में आते हैं, नोटोकार्डेटा में, है ना। तो नोटोकार्डेटा की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि इसके अंतर्गत जो भी जीव जंतु का नाम हम लेंगे वो सब के सब रीढ़ की हड्डी उनमें नहीं पाई जाती है। उनमें रीढ़ की हड्डी क्या है, नहीं पाई जाती है। उनमें रीढ़ की हड्डी पाई नहीं जाएगी। आ गया समझ में। और जैसे ही हम लोग लिखेंगे कार्डेटा, तो कार्डेटा लिखेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो यहां तक तो आप जाती है, यहां तक तो आप लोग समझ लिए कि नने कार्डेटा है। तो एक ही वो न कार्डेटा में पढ़ना है जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो अब जरा सा अभी हम लोग थोड़ा सा उदाहरण एक दे दे करके आपको बता दे रहे हैं। इसका विस्तार से पढ़ाई होगी। इसकी पढ़ाई कैसे होगी, विस्तार से। लेकिन आज वाले में नहीं होगी। आज वाले में कुछ बच जाएगा, कुछ छूट जाएगा। इससे अच्छा है कि एक ही वीडियो में इसको हम लोग कर लेंगे। अब जैसे देख लीजिए, इसमें याद रखिएगा कुछ नाम। जैसे पोरीफेरा का एग्जाम्पल में लिखिएगा क्या आएगा। जैसे पोरीफेरा में ऐसे आएंगे जिसको कहते हैं हाइलोनोमा। हाइलोनोमा का नाम आप लोग सुने होंगे। तो हाइलोनोमा नन कार्डेटा पोरीफोर में आता है। क्या इसका नाम है, हाइलोनोमा। याद रहेगा नाम। तो हाइलोनोमा का नाम जरूर याद रखिएगा। निडेरिया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिलेंट्रेटा को ही निडेरिया कहते हैं। ये भी नाम सुने होंगे। क्या बोलते हैं, निडेरिया। निडेरिया, हाँ निडेरिया। क्या नाम सुनते हैं उसका, अंग्रेजी नाम निडेरिया बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल में सबसे अच्छा फिट बैठेगा हाइड्रा। हाइड्रा, क्या नाम है, हाइड्रा। हाइड्रा जो ये सब के सब समुद्र में पाए जाने वाले जीव होंगे। कैसे जीव होंगे, समुद्र में। सबसे पहले हम लोग कौन सा जगत पढ़ रहे हैं, जंतु जगत। तो इस सब का नाम लिखिए तो किसका है, जंतुए होंगे इसमें, है ना। लेकिन कैसे जंतु होंगे, जो समुद्रों में रहते होंगे। और ये किस में आते हैं, तो नोटोकार्डेटा में आते हैं। नोटोकार्डेटा में ये सब आएगा। नोटोकार्डेटा बोले तो जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है हाइड्रा। या नाम सुने होंगे मूंगा। मूंगा जिसको हम लोग कहते हैं मोती, मूंगा मोती कहते हैं ना। तो मूंगा वगैरह कहाँ मिलता है, समुद्र में मिलता है। तो इसको कहते हैं मूंगा। क्या बोलते हैं, मूंगा। याद रहेगा ना। और टीनोफेरा में आपको मिलेगा जेलीफिश। क्या मिलेगा, जेलीफिश। नाम है भले इसका जेलीफिश, लेकिन मछली नहीं है। जेलीफिश लेकिन मछली नहीं है। फिश रखने से खाली मछली नहीं होगा, है ना। तो इसके अंतर्गत में क्या आ जाएगा, जेलीफिश। क्या अंतर्गत में आ जाएगा, जेलीफिश। जो जीव जंतु का नाम होगा, समझे कि नहीं। अब यहाँ प्लेटी है, तो प्लेटी का मतलब होता है कि प्लेट टाइप का, यानी कि चपटा टाइप का। जितना भी जीव चपटा टाइप का आएगा, जिसको कहते हैं चपटा कृमि। क्या इसमें आता है, चपटा कृमि। तो समझने के लिए बता दें कि प्लेट कैसा रहता है, चपटा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, चपटा कृमि। जिसको आप लोग सुनते होंगे नाम टीनिया का, टीनिया, है ना। क्या इसको बोलते हैं, टीनिया। चपटा कृमि को ही क्या बोलते हैं, चीनिया। समझ में चीनिया बोले, टीनिया, टीनिया। अब इसके बाद आता है अस्केले हेल्फनतीज, है कि नहीं। तो अस्केले हेल्फनतीज को ही बोलते हैं नीमोटोड। क्या बोलते हैं, नीमोटोडा। क्या बोलते हैं, नीमोटोडा। याद रखिएगा, ये सब नाम याद रखिएगा, तभी ना पढ़िएगा कि आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। नीमोटोडा। जब चपटा कृमि होगा सो प्लेटी हेल्फनतीज में। आज जो गोल कृमि होगा, गोल कृमि होगा, वह किस में आ जाएगा, अस्केले हेल्फनतीज में आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। एनेलिडा के अंतर्गत में रीढ़ की हड्डी तो होगा ही नहीं। जितने भी है सब में क्या होगा, रीढ़ की हड्डी होगा ही नहीं। तो एनेलिडा के अंतर्गत में जैसे जोक वगैरह का नाम सुने हैं ना। तो जोक वगैरह आता है। क्या आता है, जोक है।
जो रेंग करके थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ते हैं उसको बोलते हैं जोंक या केचुआ वगैरह इसी में आता है। जोंक और केचुआ, जोंक और केचुआ आ गया समझ में? जोंक और केचुआ इसी में आ जाएगा, समझे कि नहीं? अब जो है इसमें जितना भी आर्थ्रोपोडा में जितना भी कीट फतिंगा होगा, जितना भी आपका कीट या फतिंगा टाइप का होगा ना, वो सब किस में आ जाएगा? आर्थ्रोपोडा में आ जाएगा। कीट और फतिंगा किस में आ जाएगा? आर्थ्रोपोडा में आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? मैंने ये सब उदाहरण दे रहे हैं कि आपको ये जानना है कि इसके अंतर्गत में कौन कौन से आ जाएंगे, फिर इसको विस्तार से हम लोग पढ़ाएंगे। इसके बाद जो मोलस्का वगैरह में देखिएगा तो जैसे घोंघा वगैरह का नाम सुने होंगे, जैसे घोंघा, सीप, सीप सीप मैंने मोती, सीप, ये सब जीव हैं। अब इनका शरीर जो होता है ना मोलस्का के अंतर्गत में, इनके ऊपर से हड्डियां होती हैं, तो वो सब हड्डी है उनका, है ना। और जीव बड़ी कोमल होते हैं, जब वो मर जाते हैं तो उनका हड्डिया का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, फोई फोई बजाते हैं। जैसे शंख, जैसे क्या होता है शंख, शंख भी इसी में आता है। तो शंख जीव का नाम है। शंख किसका नाम है? जीव का नाम है। तो शंख जीव का नाम है। जब वो मर जाता है तो वही शंख हुआ, उसका हड्डिया बच जाता है, जिसका इस्तेमाल पंडित जी फूकने में करते हैं, है ना। तो शंख है कि नहीं, सीप, घोंघा, या एक जिसको नाम है डेविल फिश। क्या नाम है? डेविल फिश। डेविल फिश भी फिश नहीं है। डेविल फिश क्या है? तो आप लोग जिसको नाम सुने होंगे, ऑक्टोपस का नाम सुने हैं ना, उसी को बोला जाता है डेविल फिश। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस बस खाली कुछ नहीं करेगा, आपको चारों ओर से घेर करके अब अपने अंदर घुसा लेगा, है कि नहीं? तो ऑक्टोपस, अब आप छछन के मर जाइएगा इसी सांस बिना ले ले हैं। तो ऑक्टोपस उसी को क्या बोलते हैं? डेविल फिश, है ना। यह मछली नहीं है, नाम है भले डेविल फिश लेकिन मछली नहीं है। इकाइनोडर्मेटा में आता है स्टार फिश, है ना, स्टार फिश। स्टार फिश का ये अति है, मछली है नहीं, स्टार फिश मछली नहीं है। भले वाला मछली वाला नाम है लेकिन स्टार फिश मछली नहीं है। जैसे समुद्री घोड़ा, तो समुद्री घोड़ा घोड़ा है वो, हर समुद्री घोड़ा उसका नाम है लेकिन वो घोड़ा नहीं है। तो याद रखिएगा, समझ में आ गया बात? ये सब के सब किस में आएंगे? नॉन कार्डेटा में आएंगे। नॉन कार्डेटा। और नॉन कार्डेटा की सबसे बड़ी पहचान क्या है? कि रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। आ गया समझ में? ये सब के सब किस में आएंगे? नॉन कार्डेटा में आएंगे। क्लियर हो गया? अब इसके बाद देखिए, जैसे कार्डेटा पढ़ लेते हैं, तो अभी समझा रहे हैं, पहले ही हमने बताया कि इंट्रोडक्शन अभी चल रहा है, इसको विस्तार से हम इस वीडियो के बाद पढ़ाएंगे। समझ में आ रही है बात ना? तो कार्डेटा जो है इसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। उसके अंतर्गत में कौन कौन सा चीज आएंगे? तो जितना भी पीसीज होगा, माने मत्स्य वर्ग होगा, मछली वाला वर्ग होगा, वो इसमें आएंगे, जिसका नाम क्या कहते हैं? पीसीज। क्या उसको बोलते हैं? पीसीज, है कि नहीं? पीसीज बोले तो कौन सा वर्ग? मछली वर्ग। तो मछली का जितना भी वर्ग है, पीसीज वर्ग जितना भी है, वो सब किस में आएंगे? कार्डेटा में आएंगे। ये सब के सब पीसीज वर्ग किस में आएंगे? कार्डेटा में आएंगे। कार्डेटा के अंतर्गत में और कौन जीव आएंगे? तो उभयचर प्राणी। कौन से? उभयचर। उभयचर उस प्राणी को बोलते हैं जो जल और स्थल दोनों में निवास करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उभयचर। तो मेढक वाली जितनी भी प्रजातियां हैं, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं एम्फीबिया, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एम्फीबिया। तो एम्फीबियन वर्ग जितने भी होंगे, ये सब के सब उभयचर वर्ग में आ जाएंगे, उभयचर प्राणी होंगे। और इसका सबसे मस्त उदाहरण किसका है? मेढक का। तो आपको पीसीज हो या एम्फीबियन जीव हो, ये किस में आएंगे? कार्डेटा में। किसमें आएंगे? कार्डेटा में। का यार, हाँ, ये किसमें आएंगे? कार्डेटा में आएंगे। इसके बाद और कौन से जीव कार्डेटा में आएंगे? तो रेप्टिलिया वर्ग। रेप्टिलिया उसको बोलते हैं जो रेंग करके चलता हो। कैसे? रेंग करके। तो उसको हम लोग बोलते हैं रेप्टिलिया। क्या बोलते हैं? रेप्टिलिया। रेप्टिलिया उसको बोलेंगे जो रेंग कर चलता हो। कैसे चलता हो? रेंग कर। जैसे सांप, मगरमच्छ,
छिपकली, गिरगिट, कछुआ ये सब कैसे चलते हैं? रेंग कर। तो रेंग कर चलने वाले जीव जंतु किसमें आते हैं? रेप्टेलिया में आएंगे। किसमें आएंगे? रेप्टेलिया में। और कार्डेटा के अंतर्गत में कौन से जीव आते हैं? तो रेबीज। कौन आते हैं? रेबीज। तो रेबीज बोल, रेबीज का एबीज, रेबीज नहीं, रेबीज तो कुत्ता में पाया जाता है। एबीज क्या होता है? एबीज। एबीज का मतलब हो गया जो उड़ने वाले हैं, जो क्या करने वाले हैं? एबीज, जो पक्षी का वर्ग है, जो उड़ करके उड़ते वाले हैं, तो एबीज। और एक जीव जंतु आता है कार्डेटा में जिसको हम लोग कहते हैं मैमेलिया। मैमेलिया, मैमेलिया का मतलब होता है वैसा जीव जंतु जो अपने बच्चों को स्तन से दूध पिलाता है ना, जो अपने बच्चों को स्तन से दूध पिलाता है। स्तन से दूध पिलाने वाले है कि नहीं? पिलाने वाले जैसे गाय, बंदर, मनुष्य, ये सब क्या है? मैमेलिया वर्ग में हो गए। तो अब इसमें देखिए, जो एकदम विकसित नहीं थे, तो एकदम विकसित नहीं थे तो पानी में रहते थे, जिसमें पीसीज वर्ग हो गया। जरा सा उनमें सुधार हो गया तो तभी सुन पानी से लबलुब करने लगे, थोड़ा पानियों में रहे, थोड़ा धरतियों पर रहे। हरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा और विकसित हुए तो कहा कि ना पानी में ना जाएंगे, रेंग करके ही हम चलेंगे, लेकिन धरती पर रहेंगे। तो रेप्टेलिया। और विकसित हुए तब बोले कि अब हम धरतियों पर ना रहेंगे, हम आसमान में उड़ेंगे। तो एबीज, समझे कि नहीं? अब आसमाने पर नहीं, तनी सुन नीचे हूं आना पड़ेगा, तो उसको कह दिया मैमेलिया। आगे समझ में? तो ये सब हो गया नन कार्डेटा, ये सब हो गया कार्डेटा। और अगले वीडियो में हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं। समझ में आया बात? तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। पहले रुक जाइए, देख लीजिए सामने, जिनको समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार दो बार और वीडियो देख लीजिएगा। बढ़िया से समझ में आया आप लोगों को? आप लोग जब समझते हैं तब हमको भी पढ़ाने का मन करता है, नहीं समझते तो पढ़ाने का मन नहीं करता। तो बरियारी हाँ हाँ कहिएगा। समझ में आया? अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।